हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी सेकंड में जो हमारा लास्ट चैप्टर है एस्टिमेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सबस्टेशन। उसके हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको आईएमआरई के लगभग 400 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए गए आपके टोटल सिलेबस से, ठीक है ना। इसके साथ साथ थ्योरी लेक्चर्स भी 57 थ्योरी लेक्चर्स भी आईएमआरई के कंप्लीट हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इसके साथ साथ मैंने यूडब्ल्यूईटी में केवल इलेक्ट्रोलिसिस एंड कूलिंग वाले चैप्टर को छोड़कर के सारा का सारा करवा दिया, यानी कि इल्यूमिनेशन और वेल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, ये सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है सारे के सारे एमसीक्यू वहाँ पर देख लीजिए। और मैंने विथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरी होती हैं उनको भी मैंने साथ पे कवर कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना इस क्लास के बाद, ठीक है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपने ईडीडी सेकंड में जो हमारा लास्ट चैप्टर है एस्टिमेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बताऊँ उनको आप नोट डाउन करते रहना और चैट में जो साथ में डिस्कस भी करते रहना कि जो चीज़ आपको आ रही हो, ऑप्शन जैसे भी ऑप्शन आ रहे हो आपको गलत सही जो भी आप बताते रहिएगा, इससे आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं कम से कम आप इस जो चैप्टर के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को मतलब कर पाने में एबल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का कार्य क्या होता है, ये बताना है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का क्या कार्य होता है, पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, या फिर फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करता है, या फिर सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट और कंट्रोल करता है, या फिर ये सभी, ठीक है ना दोस्तों। ये बताना है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है ये चैट में दोस्तों बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इसको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। यानी कि सिंपल सा मैं यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के बारे में थोड़े से 2 सेकंड में बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन होता है इसका काम केवल स्टेप वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करना ही नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करता है, ये हमारे सप्लाई सिस्टम को भी ऑपरेट और कंट्रोल करता है। यानी कि ये सारे के सारे काम हमारे सबस्टेशन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के द्वारा होते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना के आधार पर, वो किस जगह पर, उनकी सर्विस के आधार पर कई सारे टाइप्स के हमारे सबस्टेशन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि सर्विस के आधार पर सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा कि 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये बताइए कि इसमें जो हमारे सबस्टेशन होते हैं सर्विस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए, ठीक है ना। बताइए चैट में दोस्तों क्या है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि सर्विस के आधार पर अगर हम लोग बात करें सबस्टेशन की, किसके सबस्टेशन की, तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। और वो कौन कौन से होते हैं आप अगर नोट करना चाहें तो आप पॉइंट बना के नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला सबस्टेशन कौन सा होता है, सिंपल सा आप नोट कर लीजिए। पहला सबस्टेशन तो हमारा ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होता है, ये सर्विस के आधार पर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी सबस्टेशन। कौन सा होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है हमारा स्विचिंग सबस्टेशन, ठीक है ना, स्विचिंग सबस्टेशन। चौथा कौन सा दोस्तों होता है, चौथा होता है हमारा कन्वर्टिंग सबस्टेशन। फिर पांचवा कौन सा होता है, पांचवा हमारा होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सबस्टेशन। कौन सा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सबस्टेशन, ठीक है ना। मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनिए, उसे से लिखिएगा, ठीक है ना। और जो लास्ट छठवां होता है वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल सबस्टेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 6 टाइप्स के सर्विस के आधार पर हमारे सबस्टेशन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि संरचना के आधार पर सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, संरचना के आधार पर हम लोग बात करें तो संरचना के आधार पर हमारे जो सबस्टेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा, एक तो होते हैं हमारे इंडोर सबस्टेशन। कौन से होते हैं, एक होता है हमारा इंडोर सबस्टेशन और एक होता है आउटडोर सबस्टेशन, ठीक है ना। और ये जो आउटडोर सबस्टेशन, इसी में हमारे इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट हमारा हो जाता है पोल माउंटेड का और एक हो जाता है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन, ठीक है ना। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सबस्टेशन में उपकरण प्रयोग होता है, ये बताने कि सबस्टेशन में हमारे कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, बस बार, आइसोलेटर, लोड इंटरप्टर स्विच या फिर ये सभी, ठीक है ना दोस्तों। आप चैट में बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि उनको सबको भी एडवांटेज मिले, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4th नंबर सही होगा। यानी कि बस बार, आइसोलेटर या फिर लोड इंटरप्टर, इन सभी का प्रयोग हमारा सबस्टेशन उपकरण में होता है, ठीक है ना।
5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। दोस्तों ये आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं या फिर सब स्टेशन होते हैं उनमें हमारा किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पोस्ट टाइप या फिर बुश टाइप या फिर पिन टाइप या फिर ए या बी, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों ये बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल सा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में हमारे दो प्रकार के इंसुलेटर बुश टाइप और पोस्ट टाइप दो प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्किट को असामान्य स्थिति में ब्रेक कौन करता है, ये बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि इंसुलेटर, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आइसोलेटर या फिर तीसरा ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर या फिर स्विच। दोस्तों हम आपको बता दें कि सर्किट को असामान्य स्थिति में ब्रेक कौन करता है, वो करता है हमारा सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। रिले इसको सेंस, रिले फॉल्ट को सेंस करता है, फिर ये हमारे किसको, इसको कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर हमारा क्या कर देता है, सर्किट को असामान्य स्थिति में ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव रिले किस प्रकार की डिवाइस है। यहाँ पर किस प्रकार की, मतलब ये पावर के आधार पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पावर के आधार पर ये बताना है आपको दोस्तों। तो पहले लो पावर डिवाइस है या फिर हाई पावर डिवाइस है, फिर जीरो पावर या फिर नन ऑफ द दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी प्रोटेक्टिव रिले होती है किस प्रकार की डिवाइस है, सिंपल से दोस्तों। तो ये हमारी आपकी लो पावर डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग डिवाइस है, इसमें से बताना कौन सी इंडिकेटिंग और मेजरिंग डिवाइस है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर एनर्जी मीटर या फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग डिवाइस हमारी कौन सी है, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि अमीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर ये सभी हमारी कैसी हैं, इंडिकेटिंग और मेजरिंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद ये देखिए एक ये प्रतीक आपका दिया गया है, एक साइन दिया गया है, एक ये सीधे से लाइन है, इसको बीच में से कट किया गया है। तो पूछेगा कि ये किसका प्रतीक है, दोस्तों आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, सीटी करंट ट्रांसफार्मर का, या फिर सर्किट ब्रेकर का, या फिर बस आइसोलेटर का, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या है कि आपके लगभग जो साइन है, साइन के आने के भी चांसेस काफ़ी हैं। तो दोस्तों अच्छे से बताइए, चैट में बताइए दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही है। दोस्तों अगर अब जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने व्हाट्सअप ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा सी नंबर, यानी कि सर्किट ब्रेकर, यानी कि हमारा किसका साइन है, सर्किट ब्रेकर। अभी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट साइन आगे बताऊंगा, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखते रहिए। मैं आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ में बताता रहूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे एक पॉइंट्स में यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, जैसे हमारा अगर हम कहीं पर सब स्टेशन की साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा सब स्टेशन किस जगह हमें बनाना है, अगर ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो एक तो हमें ऐसा लोड के पास, लोड जहाँ लोड हो उसी के पास हमारा सब स्टेशन होना चाहिए। दूसरा उसमें ये याद रखते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर हमें क्या भूमि वगैरह मिल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी भूमि ना मिले। इससे अगर ज़्यादा महंगी होगी तो उससे पे कॉस्ट वगैरह हमारी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी सब स्टेशन की। फिर उसके बाद घनी आबादी से भी थोड़ा दूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी में लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगर भविष्य में उसमें अगर आसपास उसमें लोड बढ़ जाए, यानी कि सब स्टेशन में, तो हम लोग उसको मतलब उस भविष्य में बढ़े हुए लोड को भी पूरा कर पाएँ, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसके साथ साथ यातायात की दृष्टि से भी हमारा, यानी कि ट्रैवलिंग के, यानी कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से भी हमारा जो सब स्टेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट मैंने कुछ 4 से 5 पॉइंट बताए हैं, जो जब किसी सब स्टेशन की साइट को सेलेक्ट करते हैं तब ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सब स्टेशन में अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, आपको ये बताना है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सेफ्टी जो डिवाइसेस हैं वो अगर कहीं किसी सब स्टेशन में रखी हैं, फिर रखने का जो वो है रूल है वो कौन सा है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो बताइए चैट में कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा इसका। दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर आई रूल्स 41 या फिर आई रूल्स 42 या फिर आई रूल्स 43 या फिर आई रूल्स 44। दोस्तों हम आपको बता दें जो सब स्टेशन हमारे होते हैं वहाँ पर अग्निशामक यंत्र हो गया, फर्स्ट एड हो गया, या फिर हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि जो मतलब फर्स्ट मतलब जो सेफ्टी वाली जो डिवाइसेस हैं वो ये सारा किस रूल्स के अंतर्गत हमारी वहाँ पर मतलब इस उस रूल के अंतर्गत होता है कि नहीं, यहाँ पर सब स्टेशन में ये सारी डिवाइसेस होनी चाहिए। तो हमारा रूल नंबर है सी नंबर 43, ठीक है ना, आई रूल्स 43, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी नंबर सही है, ठीक है ना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति के उपचार का निर्देश किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, ये बताना है आपको।
देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं प्रिंट करके मतलब वैसे प्रिंटिंग टाइप की टाइपिंग वाली पीडीएफ नहीं ला पाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं कंटेंट आपको अच्छा देता हूँ, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उसी से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब ये सिंपल सिंपल से मतलब क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद कह दूँ कि नहीं हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता हूँ, आप कहीं भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति के उपचार का दिशा निर्देश किस आई रूल्स में वर्णित है। दोस्तों ये बताना है आपको, आई रूल्स 41, आई रूल्स 42, आई रूल्स 43 या फिर आई रूल्स 44, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से हमारे सिंपल से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें हम बता दें कि इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति का जो उपचार का दिशा निर्देश है ये हमारा आई रूल्स 44 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करें तो स्विच बोर्ड के सामने कम से कम कितनी चौड़ाई का स्थान साफ होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि 1 फीट, दूसरा ऑप्शन है 2 फीट या फिर 3 फीट या फिर 4 फीट। दोस्तों हम आपको बताते हैं स्विच बोर्ड के सामने का हमारा कितनी चौड़ाई, लगभग तो 3 फीट का जो स्थान है लगभग साफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। इसके बाद अब यहाँ पर ये देख लीजिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट ये दोस्तों सिंबल हैं, सारे के सारे सिंबल आप अगर नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं अभी कह रहा हूँ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये जो पहला, देखिए अब ऐसा होता है ना कि कभी कहीं पर आपको कभी अगर डिज़ाइन करने को पड़ गया या फिर देखिए इस बार तो आपके रिटर्न हुए, ठीक है ना, लेकिन कभी भी हो सकता है कोई आपसे पूछ ले आपके कॉम्पिटिटिव में भी, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप पहला देख सकते हैं कि पहला जो हमारा सिंबल है ये किसका है। देखिए इसमें 2 सर्किल है, एक इसको एक थोड़ा थोड़ा से ओवरलैप करा दिए गए, इसके बाद ये लाइन है और इसके बाद ये 3 लाइन से कट की गई। ये किसका सिंबल है, ये पीटी का सिंबल है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये हमारा सीटी का सिंबल है, करंट ट्रांसफार्मर का। इसके बाद ये देखिए लाइटनिंग अरेस्टर का है ये, ठीक है ना, ये लाइटनिंग अरेस्टर का हमारा साइन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये साइन देख लीजिए, ये हमारा साइन किसका है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है। किसका दोस्तों, ट्रांसफार्मर का है। इसके बाद ये 3 रिंग्स इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर, कैसा ये हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर का साइन है। इसके बाद ये देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सर्किट ब्रेकर मतलब ये किसका साइन, तो ये हमारा साइन है सर्किट ब्रेकर का। इसके बाद ये साइन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, लाइन आइसोलेटर का साइन है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा है बस आइसोलेटर का साइन, ठीक है ना। और इसके बाद ये हमारा किसका है, फ्यूज का साइन है। तो फ्यूज का तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कितने 6 सिंबल दिए गए हैं दोस्तों। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके आपके लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप जब रिवीजन करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद अब 13 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन तथा कंट्रोल की सामान्य शर्तें किस आई रूल्स में वर्णित हैं। दोस्तों आपको ये बताना है, यानी कि जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई करंट को लो करंट, ऐसा। तो ये फिर उसके कंट्रोलिंग की जो सामान्य शर्तें हैं वो किस आई रूल्स में वर्णित है। तो पहला आई रूल्स है 64, आई रूल 65 या फिर आई रूल 68 या फिर आई रूल 69। दोस्तों ये आपको बताना है। तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन तथा कंट्रोल की जो सामान्य शर्तें हैं ये किस में वर्णित है दोस्तों, तो आई रूल 68 में वर्णित है। किसमें, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पोल टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन संबंधित आई रूल्स है, यानी कि जो पोल टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं वो आई रूल्स किससे संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो आई रूल 64, आई रूल 65 या फिर आई रूल 68 या फिर आई रूल 69। दोस्तों ये हम आपको बता दें जो पोल टाइप इलेक्ट्रिक संबंधित से पोल टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो संबंधित आई रूल्स है वो किसमें वर्णित है, आई रूल्स 69 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कितने केवी के अधिकतम इंडोर सब स्टेशन बनाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 33, 66 या 120 या फिर 100 केवी। अब देखिए ऐसे ही आपकी डाटा वाइज या फिर कुछ आएंगे, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो अधिकतम हम लोग इंडोर सब स्टेशन कितने का बना सकते हैं, वो बना सकते हैं हम लोग 66 केवी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का पोल माउंटेड सब स्टेशन की अधिकतम क्षमता। दोस्तों ये जो हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 33 केवी, 100 केवी या फिर 300 केवी या फिर 150 केवी। दोस्तों चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बता दें आपको जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं इनकी जो अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों, वो होती है हमारी 300 केवी है। कितनी होती है, 300 केवी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 300 केवी से उच्च प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, ये बताना है, यानी कि 300 केवी से उच्च प्रकार के कौन से सब स्टेशन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंडोर सब स्टेशन या फिर पोल माउंटेड सब स्टेशन या फिर पोल एच टाइप सब स्टेशन या फाउंडेशन सब स्टेशन। दोस्तों हम आपको बता दें 300 केवीए से जो उच्च प्रकार के सब स्टेशन वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है ना, या फिर फाउंडेशन सब स्टेशन जिसे बोलते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिए। मैं अभी सब स्टेशन के मतलब जो पोल माउंटेड होते हैं, फिर हमारे फाउंडेशन माउंटेड हो या फिर इंडोर सब स्टेशन हो गए, ये किस टाइप्स के दिखते हैं या कैसे हैं, तो इन सब का डायग्राम जो है आपके मैं वो भी आगे दिखाऊंगा। तो क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 MVA से कम कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं।
तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया पहला है ऑप्शन ओसीबी। ओसीबी का देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकती है। तो ओसीबी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओसीबी का मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप पॉइंट या एसटी का मतलब होता है हाई टेंशन फ्यूज या फिर स्विच या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 5 MVA से कम कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एसटी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 MVA से उच्च कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ओसीबी यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, या फिर एसटी फ्यूज या फिर स्विच या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो 5 MVA से उच्च कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। चैट में बताते रहिए दोस्तों। अगर अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज इस क्लास में आपका पूरा जो सबस्टेशन वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाने में, और फिर जब थ्योरी आप देखेंगे तो आप खुद ही आप पता समझ सकते हैं कि हाँ हमारे इतने हम क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर के लिए एसटी फ्यूज नहीं लगाया जाता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 50 केवीए, फिर 75 केवीए, या फिर 25 केवीए, या फिर 100 केवीए, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा हमारे इसमें बताया गया कौन सा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन है इसमें हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा है इसमें सी, यानी कि 25 केवीए तक के हम लोग जो होते हैं ट्रांसफार्मर उनके लिए हम लोग एसटी फ्यूज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए ये दो डायग्राम है, ये हमारे इंडोर सब स्टेशन, ये देखिए हमारा जो इंडोर सब स्टेशन ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इंडोर सब स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ये इंडोर सब स्टेशन दोस्तों इस वजह से बनाए जाते हैं, जैसे जहाँ पर फैक्ट्री एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हमारा धूल धुआं धक्कड़ ऐसे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर इन्वायरमेंट में, मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स हैं वो क्षरण वगैरह उनका होने लगता है, इक्विपमेंट्स ख़राब होने लगते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडोर सब स्टेशन है मतलब इंडोर सब स्टेशन बनाते हैं। इंडोर जो सब स्टेशन होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 66 केवी तक का बना सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे ये मतलब कम कैपेसिटी के ही होते हैं। इसमें ये बनाए कैसे, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ट्रांसफार्मर चैम्बर होता है, यानी कि दो, यहाँ पर एक ये ट्रांसफार्मर चैम्बर एक ही, यानी कि दो ट्रांसफार्मर जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर रखा होगा। इसके बाद आप ये देखिए एक ये हमारा होता है, ये पूरा रूम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चैम्बर। क्या बोलते हैं, कंट्रोल चैम्बर। इसकी माप कितनी होती है, ये होती है 9x5 मीटर की होती है, ठीक है ना। और जो हमारे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 2.5 मीटर के होते हैं, ठीक है ना। 2.5 मीटर लंबाई होती है और 2.5 मीटर ऐसे ही चौड़ाई होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे इंडोर सब स्टेशन में होते हैं वो जो ट्रांसफार्मर का जो चैम्बर होता है, कितने चैम्बर होते हैं, तो पहले बात तो 2 चैम्बर होते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन मोस्टली 2 चैम्बर होते हैं। उसका जो चैम्बर की मतलब एरिया कितना होता है, तो 2.5 इंटू 2.5 होता है। इसका जो कंट्रोल चैम्बर होता है उसका जो एरिया कितना होता है 9 इंटू 5 होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये देख लीजिए ओसीबी का मतलब मैंने पहले बताया था कि ओसीबी जो शॉर्ट फॉर्म है ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है ना। ठीक, इसे बस कपलर ये सारे के सारे। इसके बाद ये देखिए ये एलटी पैनल है यानी कि लो टेंशन पैनल है, और ये एसटी पैनल है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये हमारा एक लेआउट है एक तरह से कि उसका इंडोर सब स्टेशन का। अब ये देख रहे हैं जो ये इस तरफ जो वाला डायग्राम थे ये हमारा किसका, ये हमारा अभी मैंने जो शॉर्ट मतलब आप लोगों को वो दिखाया था, क्या दिखाया था, सिंबल दिखाए थे ना। अब देखो वही उन्हीं सिंबलों का प्रयोग करके तो इस सारा का सारा अगर आपने उन सिंबलों को सही से पढ़ लिया है तो आप इस डायग्राम को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कैसे कौन सी चीज़ लग रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लग रहा है, यहाँ पर सीटी लग रहा है, पीटी लग रहा है, यहाँ पर देखिए लाइटनिंग अरेस्टर लग रहा है, लाइन आइसोलेटर लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग रहा है, यहाँ पर देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिखा दिया गया है, ये देखिए बस कपलर लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सारे से ये हम लोग को ये सिंगल लाइन डायग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा इंडोर सब स्टेशन होता है, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। और ये हमारा कैसा है कि भवन के अंदर का जो हमारा बनता है वो उसका है। इसके बाद ये हमारा देख लीजिए ये जो डायग्राम है ये हमारा किसका है, ये पोल माउंटेड का है, ये 2 पोल का है, ये 4 पोल का नहीं। देखो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन किसका टाइप है, आउटडोर सब स्टेशन टाइप का सब स्टेशन है। इसमें से आप देख सकते हैं कि पहले अगर आपका रिटर्न होता तो उसमें आपको यही डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। ये देखिए 2 पोल हैं, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए TPMO यानी इसके बाद ये हमारा कैसा प्रचालक है, ये हमारे बारबेड वायर है, ठीक है ना। बारबेड का मतलब वो होते हैं जाली, वो जो नहीं होते कटीले वाले तार, उन्हें हम लोग बारबेड वायर बोलते हैं। कितने मिलीमीटर तक हम लोग लपेट सकते हैं ये दोस्तों, तो ये मैंने बताया भी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बताइए कमेंट्स में, बताइए कितने हम लोग कितने ऊंचाई की कितना लपेट सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर फ्यूज सेट लगे हुए हैं, ये फ्यूज सेट लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी जो डायग्राम है ये हम लोग जब साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये MS चैनल वगैरह, ये MS का मतलब होता है माइल्ड स्टील, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए ऐसे साइड ये लाइन आ रही है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर यहाँ पर लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये डायग्राम आ जाते हैं इस तरीके से।
ये हमारे डायग्राम है। ये हमारा देखिए, ये हमारा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का है कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है 300 केवीए तक या फिर उससे अब भी बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, तो इसमें से उनको ऊपर स्थापित करना सही नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको फाउंडेशन में सारा का सारा स्थापित करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पर फ्यूज सेट है, फिर आइसोलेटर है, फिर ये देखिए बस बार गैंट्री है, इसके बाद फिर आइसोलेटर है, ये देखिए आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर है इस तरीके से। और ये हमारी टर्मिनल गैंट्री है, इसका दिया लाइन है, और ये हमारी क्या है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये मतलब इसकी चारों तरफ फेसिंग कर दी जाती है, यानी कि बारबेड वायर लगा दिए जाते हैं, जाली वगैरह लगा दी जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो सब स्टेशन वाला जो चैप्टर हुआ दोस्तों, ये सब स्टेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। और रोज़ आपकी 8 से मतलब 8:30 से 9 PM के बीच एक क्लास आपकी कंप्लीट होगी, जिसमें से आपको एक कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अभी कल या परसों में, उसके बाद हमारी यूडिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी तो हमारी दोस्तों कंप्लीट ही हो गई, और EDD को भी मैं जल्दी आपके एग्जाम से बहुत पहले ही EDD को भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक नहीं क्लास को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई डाउट्स आए तो दोस्तों आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और PDF हैंड रिटेन नोट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होती है। जैसे अभी कल ही जो आई थी हमारी जो प्रैक्टिकल की नोटिस आई थी, तो मैं दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन हाँ मैंने उसकी जो नोटिस थी वो मैंने तुरंत ही अपलोड कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह मैं देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए वहाँ पर, ठीक है ना। अगर कोई डाउट्स हो तो आप डाउट पूछ भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।